जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और आपका स्वागत करता हूं शौर्य के इस लेक्चर में। इससे पहले की शुरुआत करें, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको या नहीं आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको या नहीं दिखाई दे रहा हूं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। भारत माता की जय, जय हिंद, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राधे राधे। चलिए, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम महाजनपद पीरियड के बारे में बात करेंगे। महाजनपद काल क्या था और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे महाजनपद पीरियड में। इससे पहले कि मैं महाजनपद पीरियड के बारे में आपको बताऊं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या है कि जो रिलीजियस मूवमेंट वाला चैप्टर है, जिसमें हमने बुद्धिज्म के राइज, जैनिज्म के बारे में पढ़ा था अब तक, यही एक्चुअली महाजनपद का भी पीरियड है। बस फर्क यह है कि उस पीरियड में जब हम रिलीजियस राइजेस को देखते हैं या उस पीरियड के रिलीजियस मूवमेंट्स को देखते हैं तो वो एक अलग नाम का चैप्टर बन जाता है। लेकिन उसी फेज में अगर अपन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो वो महाजनपद नाम का चैप्टर बन जाता है। तो ये जो महाजनपद पीरियड है और जो रिलीजियस मूवमेंट है, ये दोनों एक ही फेज में हुए थे, 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में। बस ये 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में जो सांस्कृतिक बदलाव हुए थे उसको रिलीजियस मूवमेंट्स बोलते हैं, और जो राजनीतिक बदलाव हुए थे उसको महाजनपद काल कहा जाता है। तो रिलीजियस मूवमेंट को जब अपन स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने जैन रिलीजन के बारे में बात कर ली थी। रिलीजियस मूवमेंट में एक दो आइडियोलॉजीज और बची हुई थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, उसके बाद फिर हम महाजनपद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आइडियोलॉजी की, जिस आइडियोलॉजी को कहा जाता है आजीवक। क्या कहा जाता है? आजीवक सेक्ट। आजीवक सेक्ट आज जिंदा नहीं है। आज अगर आप भारत में आजीवक सेक्ट ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलने वाला आजीवक सेक्ट। ना ही इससे रिलेटेड कोई किताब मिलने वाली है, ना ही इससे रिलेटेड कोई फॉलो करने वाली फिलॉसफी मिलने वाली है। तो फिर हमें कैसे पता कि आजीवक सेक्ट रहा था? तो जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स है, उन बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आजीवक सेक्ट जैसी कोई आइडियोलॉजी हुआ करती थी। अब एक छोटी सी कहानी है जो मोस्टली हमको जैन लिटरेचर से पता चलती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि आजीवक सेक्ट जैसा कोई सेक्ट था, कैसे आया था और क्या उसकी आइडियोलॉजी थी। तो होता यह है, जैन लिटरेचर्स के अकॉर्डिंगली एक कहानी हमको पता चलती है। उस कहानी में होता यह है कि उस जमाने में, जिसको हम रिलीजियस मूवमेंट का दौर बोलते हैं, उस जमाने में, हेलो जय हिंद एवरीवन, सभी लोगों को जय हिंद, हेलो। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक कहानी हमको पता चलती, कहानी ये पता चलती है कि एक बहुत वेल्दी ट्रेडर होता है, एक बहुत ही अमीर व्यापारी होता है जिसके पास बहुत सारी जमीन भी थी, बहुत अच्छा ट्रेड भी था उसका, और उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसके बहुत सारे सर्वेंट्स थे, और उनमें से बहुत सारे सर्वेंट्स उसके स्लेव थे। पुराने जमाने में ये होता था कि इंडिविजुअल स्लेव बना लिए जाते थे, गुलाम बना लिए जाते थे। जैसे आप अपने घर में कोई जानवर पालते हो ना, कि आपने गाय पाल ली, या आपने भैंस पाल ली, या आपने कुत्ता पाल लिया, या बिल्ली पाल ली, या बिल्ला पाल लिया, जो भी पालना है पाल लिया, आपने मुर्गा पाल लिया। ये सारे जो जानवर होते हैं क्या होते हैं आपके? ये सारे जानवर आपके स्लेव होते हैं। जैसा आप चाहते हो वैसा उनको खिलाते हो, जहां आप चाहते हो वहां पे उनको रखते हो, और जैसा आप चाहते हो वैसा उनका उपयोग करते हो। तो यही स्लेवरी होती। एक इंसान दूसरे इंसान का स्लेव हुआ करता था एंशियंट टाइम्स में, और मेडाइवल टाइम्स में भी। तो वैसे ही प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके बहुत सारे नौकर थे, और उनमें से बहुत सारे नौकर उसके गुलाम थे, उसके स्लेव्स थे। उन्हीं में एक स्लेव था जिसका नाम था मक्खली गौशाल। क्योंकि उसकी माँ भी स्लेव थी, उसका फादर भी स्लेव था, और उसकी माँ ने उसको गौशाला में जन्म दिया था। उसकी माँ गौशाला, जहाँ पे गाय रखी हुई रहती है, उनकी केयर किया करती थी। तो वहीं पे उसकी मदर ने उसको जन्म दिया था, इसीलिए उसका नाम मक्खली गौशाल हो गया था।
अब क्योंकि मक्खली गौशाल एक स्लेव था, एक स्लेव की तरह ही उसका अपब्रिंगिंग हो रहा था, उसकी वो पर वो है ना अपने मालिक से बड़ा परेशान था। वो अपने मालिक, उसका मालिक बड़ा अत्याचारी था। उसका मालिक क्या था? बड़ा अत्याचारी था। तो वो अपने मालिक के अत्याचारों से बड़ा परेशान था। जब वो बड़ा हुआ तो उससे ये अत्याचार सहन नहीं हुए। उसने बोला कि यार मैं अब जो है और सहन नहीं करूंगा। और इसीलिए मक्खली गौशाल ने ये तय किया कि वो अपनी मालिक की कैद से भाग जाएगा। और वो भाग भी गया। वो भागा अपनी मालिक की कैद से। लेकिन जाता कहाँ? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। जब से आंख खोली, गुलामी में आंख खोली। बड़ा हुआ, गुलामी करते हुए बड़ा हुआ, तो बाहर की दुनिया और उसकी तरीकों के बारे में वो कुछ जानता भी नहीं था। और इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जब वो बाहर जाता है तो पकड़ा जाता है। लोग पहचान जाते हैं कि ये कोई स्लेव है, ये कोई गुलाम है। और उसको पकड़ के वापस उसके मालिक को सौंप देते हैं कि आपका कोई गुलाम था, बाहर भाग गया था, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप इसको वापस रख लीजिए। अब वो जो उसका मास्टर होता है, व्यापारी, जैसे ही वो मक्खली गौशाल को वापस लेता है, अब आप सोच सकते हो मास्टर ने, उसके मालिक ने उसके साथ में क्या किया होगा। बहुत मारा उसको कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने भागने की कोशिश करी। पहले तो उसको खूब मारा, और खूब मारने के बाद में उसको नंगा कर दिया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, सारे कपड़े चीर के उसको नेकेड कर दिया। और उसको कहा कि अब तू ऐसे ही रहेगा, अब मैं देखता हूँ कैसे भागता है तू, बिना कपड़े के नंगा कहाँ भागता है और कैसे भागता है। अब मक्खली गौशाल बड़ा परेशान अपने मालिक के अत्याचारों से। नंगा होने से परेशान नहीं, मालिक के अत्याचारों से बड़ा परेशान। और इतना परेशान कि उसने ये तय किया कि फर्क नहीं पड़ता मेरे तन पे कपड़े हैं या नहीं है, मुझे बस भागना है यहाँ से। वो एक और कोशिश करता है भागने की, और इस बार वो जंगल में भागता है। जब वो जंगल में भागता है, क्योंकि पिछली बार शहर में भागा था और शहर के लोग इतने खराब थे कि उसको पकड़ के वापस मालिक को सौंप दिया, तो इसलिए वो तय करता है कि इस बार वो जंगल की तरफ भागेगा। ऊपर से कपड़े भी नहीं पहने थे, तो शहर में भागने में अब शर्म वाली बात भी थी और इजीली पहचान भी लिया जाएगा। तो अब शहर में भागने का स्कोप खत्म हो गया था। वो जंगल की तरफ भागा इस बार। जंगल की तरफ भाग के वो पहुंच गया जंगल के अंदर, घने जंगल में, जहां कोई इंसान नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। लेकिन था तो वो जंगल, ऊपर से नेकेड, अकेला, पहली बार। और उसने मैन वर्सेस वाइल्ड भी नहीं देखा हुआ था कि हाउ टू सरवाइव इन जंगल। तो बड़ी परेशानी थी, क्या करें क्या ना करें। जंगल में रात होने आई। अब जैसे ही रात होती जंगल में बड़ा डर लगता है। लेकिन इससे पहले कि अंधेरा होता, मक्खली गौशाल को एक इंडिविजुअल दिखाई दिया जंगल में, जो उसी की तरह पूरी तरह नेकेड था और जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा था। मक्खली गौशाल ने इमीडिएटली उसके साथ में कांटेक्ट किया और उससे कांटेक्ट करके पूछा कि आप भी मेरी तरह कोई गुलाम हो जो अपने मालिक के अत्याचारों से परेशान होकर भागे हुए हो? आओ हम दोनों साथ हो जाएं, तो हमारे लिए इस जंगल में जीना आसान हो जाएगा। उस इंडिविजुअल ने हंस के मुस्कुरा के मक्खली गौशाल को जवाब दिया कि नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं वर्धमान हूँ, मैं वर्धमान महावीर हूँ। जो राजकुमार था वैशाली का, लेकिन वैराग्य प्राप्त हुआ मुझे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 12 साल के कठोर तप के बाद मुझे कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब मैं जंगलों में रहता हूँ, ध्यान करता हूँ और भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाता हूँ। तो इनको कौन मिल गए जंगल में? महावीर स्वामी मिल गए। किस्मत देखिए इनकी, भाग्य देखिए इनका कि इनको महावीर स्वामी मिल गए जंगल में। इनिशियली महावीर स्वामी को देख के इनको लगा कि ये भी कोई स्लेव हैं, इसलिए इन्होंने भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और इसीलिए इनको लगा कि अब महावीर स्वामी से अच्छा साथी कौन हो सकता है मेरे लिए। तो ये महावीर स्वामी के साथ ही रहने लग गए। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, अकेले तो मैं नहीं रह सकता जंगल में। महावीर स्वामी ने कहा ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हो जिस तरह मैं रहता हूँ। और देखते ही देखते ये महावीर स्वामी के कंपेनियन बन गए। महावीर स्वामी के साथ जो जो भी एक्टिविटी महावीर स्वामी करते थे, वो सारी एक्टिविटीज इन्होंने करना शुरू कर दी। अब क्योंकि महावीर स्वामी के साथ ये परमानेंटली रहने लग गए, तो लोग इनको भी जानने लग गए। देखते ही देखते इनकी भी पॉपुलैरिटी हो गई।
काफी गांव में लोग इन्हें भी जानने लग गए। महावीर स्वामी की बहुत सारी बातें सुन के इन्हें भी ज्ञान हो गया। दिन भर महावीर स्वामी के साथ ही रहते थे ना, तो इनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। ये भी लोगों को थोड़े बहुत उपदेश देने लग गए। और जब इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो इन्होंने महावीर स्वामी के सामने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि महावीर स्वामी, मैं नेकेड इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे कपड़े उतार लिए, मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, पहले राजकुमार भी थे, इतने लोग आपको मानते हैं, अब तो आपको नेकेड नहीं रहना चाहिए, कम से कम आपको कुछ कपड़े पहन लेना चाहिए। महावीर स्वामी ने उनको समझाया कि देखो, आप जानते हो कि हम किस विचारधारा के तहत वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि हम चारों दिशाओं को ही अपना अंबर मानते, इसीलिए अपने आप को दिगंबर मानते। हम वस्त्र धारण नहीं करते एक फिलॉसफी के चलते, एक दर्शन के चलते, और इसीलिए हमारा वस्त्र धारण करना हमारी सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन मक्खली घोषाल ने कहा कि मैं आपके इन सिद्धांतों से इत्तेफाक नहीं रखता, इन सिद्धांतों से मैं सहमत नहीं हूं आपके, अब आपको कपड़े पहन लेना चाहिए। महावीर स्वामी ने इनसे कहा कि मैं अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ, अडिग हूँ, लेकिन मक्खली घोषाल, अगर आप चाहो तो आप वस्त्र धारण कर सकते हो, मैंने आपको तो कभी नहीं कहा कि आप वस्त्र धारण मत करो। तो मक्खली घोषाल वस्त्र धारण करना शुरू कर देते, और मक्खली घोषाल महावीर स्वामी से अलग भी हो जाते, और मक्खली घोषाल महावीर स्वामी से अलग होके अपना खुद का एक आइडियोलॉजी शुरू कर देते हैं। मक्खली घोषाल महावीर स्वामी से अलग होके अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी, और उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूं तो अपना खुद का एक रिलीजन शुरू कर देते हैं। और अपने खुद के रिलीजन को शुरू करके वो जो प्रीचिंग्स देते हैं, वो जो बातें बताते हैं, उन्हीं प्रीचिंग्स और बातों से एक नया सेक्ट निकल के आता है, जिसको आजीवक सेक्ट कहा जाता है। क्या बातें बता रहे थे वो, क्या फिलॉसफी थी उनकी, जो उन्होंने महावीर स्वामी से सीखी थी, कुछ खुद से समझी थी, और क्योंकि मैंने कहा ना कि वो भी काफी पॉपुलर हो गए थे, तो अब कई लोग उनको भी सुनना चाहते थे। तो आजीवक सेक्ट के द्वारा मक्खली घोषाल ने सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो आजीवक सेक्ट की कोर फिलॉसफी मानी जाती है, उसके बारे में बताया। और वो कोर फिलॉसफी क्या थी, यहां पे कहीं ना कहीं लिखी होगी, यस, द फिलॉसफी बिलीव्ड इन डेस्टिनी। द फिलॉसफी बिलीव्ड इन डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग्य, या फिलॉसफी के बारे में बात करूं मैं तो भाग्यवादी। इनकी फिलॉसफी कैसी थी? इनकी फिलॉसफी भाग्यवादी थी। सेक्ट, पीयूष, सेक्ट का मतलब होता है पंथ। देखो, एक होता है रिलीजन यानी कि धर्म, एक होता है रिलीजन यानी कि धर्म, और दूसरा होता है सेक्ट यानी कि पंथ। तो रिलीजन है धर्म, सेक्ट है पंथ। पंथ जो है अ पार्ट ऑफ रिलीजन मान सकते हैं आप। जैसे आजीवक की बात करें तो आजीवक को पंथ क्यों माना गया है? क्योंकि आजीवक की अपनी कोई अलग विचारधारा नहीं थी। कुछ थॉट्स उसने जैन धर्म से ले लिए, कुछ एक्टिविटीज या थॉट्स उसने बौद्ध धर्म से ले लिए, तो इधर उधर से थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर जो बना वो क्या कहलाया? पंथ कहलाया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेक्ट। तो ये होता है सेक्ट या पंथ। हर्षित, वेद संस्कृत में लिखे गए थे ओरिजिनली। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या गॉसिपिंग्स तुम करते रहते हो। हर्षल बोल रहे राहुल सर कैसे हैं? राहुल सर बढ़िया है, और कल राहुल सर के साथ हमने एक फुटबॉल मैच रखा हुआ है।
संप्रदाय से भी अच्छा शब्द आदित्य हम पंथ को मानेंगे, पर संप्रदाय भी आप कह सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें। वेद आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर वेद के ही बारे में आप बात कर रहे हो, तो अगर आप वेद ही पढ़ना चाहते हो तो वेद पढ़ने की जगह आप उपनिषद पढ़ो। हिमांशु बोल रहे जैकेट कहाँ है आपकी? अब देखो, अब ठंड आ रही है तो अब मैंने जैकेट पहनना बंद कर दी। मेरा उल्टा चलता है, गर्मी के मौसम में जैकेट और ठंड के मौसम में जैकेट नहीं। अखिल सर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अखिल सर ठीक है ना? अखिल सर के बारे में कब से देख रहा हूं मैं कि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? वो तो ठीक ही है आई थिंक। अब ऑब्वियसली राहुल सर फुटबॉल नहीं खेलेंगे, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। राहुल सर भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि उनके एक पाँव के ऊपर पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जैसे कि क्रिकेटर्स पैड्स पहनते हैं ना पाँव में, बिल्कुल वैसे ही प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो अभी कितनी भी फास्ट बॉलिंग फेंक दो राहुल सर के, वो अपने पाँव से ब्लॉक कर लेंगे सारी। क्रिकेट ज़रूर खेल सकते हैं बिना फुटवर्क के। दोनों के दोनों पाँव उनके ज़मीन में थोड़े से गाड़ दो और उनको बोलो बस बल्ला घुमाए, और एक पाँव आगे रखे जिस पे प्लास्टर है, ताकि बॉल आए तो पाँव से खेलने हो। अच्छा, क्लास कैंसिल हुई तो हो सकता है शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं बात करके देखूंगा उनसे। 2 दिन से नहीं पढ़ा है? अच्छा, 2 दिन से क्लास नहीं हुई, ज़रूर उनसे बात करना पड़ेगी फिर। देखते हैं बात करके उनसे। ओके ओके, चलिए ठीक है। जियोग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? मुझे लगता है नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। कल भी राहुल सर से बात हुई थी, तो स्वेलिंग है अभी भी उनके पाँव में। तो आई थिंक कि अभी तो पॉसिबल नहीं है उनको। अक्टूबर महीने में तो संभव नहीं हो पाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में ज़रूर लगता है कि क्लास ले लेंगे वो। और जल्दी भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दीबाजी में आके वो क्लास ले लेना, उनकी बहुत लंबी वाली हड्डी टूटी है। एक तो उनके पाँव भी लंबे हैं, तो हड्डी और लंबी, वो लंबी हड्डी वाली टूटी है उनकी। पूरा वजन पाँव पे आता है। मतलब जैसे मेरे को भी फ्रैक्चर हुआ था पिछले के पिछले सेशन में, लेकिन मेरे को ना राइट लेग की एक छोटी उंगली में हल्का सा फ्रैक्चर था। तो एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल सकता था, और मैं बैठ के क्लास भी ले सकता था। लेकिन राहुल सर के लिए वो भी पॉसिबल नहीं, उनको ना एक टांग पूरी ऐसी रखनी पड़ती है आगे की तरफ। वो टांग उनकी मोड़ नहीं सकते। मान लो ये घुटना है, तो ये घुटना अपन मोड़ते हैं यूं, ये घुटना मोड़ा अपना, वो घुटना नहीं मोड़ सकते, उनको टांग ऐसी रखनी। तो अगर वो क्लास लेंगे ना, तो वो ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि उनका एक पाँव जो है ऐसा कैमरे की तरफ रहेगा पूरा फुल टाइम, क्योंकि पाँव उनको ऊपर रखना पड़ेगा। वो पाँव नहीं मोड़ सकते, घुटना नहीं मोड़ सकते। ये प्रॉब्लम है उनकी, तो वो बैठ के भी नहीं ले सकते क्लास, उनको एक्चुअली लेट के लेनी पड़ेगी क्लास। अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा लेट के लेना। विष्णु भगवान बन के क्लास लेनी पड़ेगी यूं करके, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी जब स्वेलिंग उतरेगी उनकी और धीरे धीरे वो चलने लग जाएंगे, तब फिर उसके बाद उनसे क्लास करवाएंगे। ठीक है, समझ गए राहुल सर के बारे में। चलिए, और तो मैं आपको बता रहा था, किसी ने पूछा था रिलीजन और फैक्ट के बीच में, तो पंथ जो होता है ना, रिलीजन किसी बड़े लार्जर रिलीजन का एक पार्ट ही पंथ होता है। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये जो फिलॉसफी है ये भाग्य में विश्वास करती है, ये भाग्यवादी फिलॉसफी है। राहुल सर इज वॉचिंग दिस लेक्चर। जी बिल्कुल, राहुल सर लेक्चर देख रहे हैं, रोज ही देखते हैं, वो सारे लेक्चर देखते हैं। सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो, मैथ्स वैथ्स भी उनका काफ़ी इम्प्रूव हो गया अब। पर हाँ, अखिल सर आप बोल रहे हो कि ले ही नहीं रहे लेक्चर, तो शायद मैथ्स नहीं हो पाया होगा उनका इम्प्रूव। बाकी तो उनका अच्छा है भी और इम्प्रूव हो गया होगा। सारे लेक्चर देखते राहुल सर, फ्री रहते हैं ना इस समय, लेक्चर लेक्चर देखते, कमेंट भी कर रहे होंगे हो सकता है। राहुल सर, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ स्टूडेंट्स को क्या कंडीशन है, कब से लोगे क्लास। आपके बारे में सब जानना चाहते हैं राहुल सर।
प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो। वीडियो कॉल कैसे करूं यार मैं, मतलब मेरे फ़ोन में वीडियो कॉल करूंगा तो तुम्हें कैसे दिखेगा? कैमरा के अंदर इतने अच्छे से थोड़ी दिखेगा। मतलब मेरे मोबाइल की स्क्रीन का वीडियो कॉल कैमरा में कैसे दिखेगा? और आवाज़, चलो ठीक है, आवाज़ तो मैं यहाँ लगा दूंगा, बड़ा अजीब सा लगेगा यार। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि तो फिलॉसफी बिलीव्ड इन डेस्टिनी, ये भाग्यवादी फिलॉसफी थी। फिलॉसफी ये कहती है कि जो आपके भाग्य में है वो आपको मिल के रहेगा। अगर एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये फिलॉसफी ये कहती है कि जो चीज़ आपके भाग्य में है, आपकी डेस्टिनी में है, वो आपको मिल के रहेगी। यू डोंट नीड टू ट्राई टू हार्ड फॉर समथिंग। बड़ी अजीब सी और बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं, आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग आजीवक के नाम से नहीं मानते इस बात को, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि यार शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। या फिर किसी को कुछ मिल जाता है तो अपन ये कहते हैं कि यार उसके कुछ कर्म रहे होंगे जो उसके भाग्य में है, ये सब कुछ उसे ये मिलना ही था। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मुद्दा है कि जिंदगी भाग्य के हिसाब से चलती है या कर्मों के हिसाब से चलती है ना? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिंदगी कर्म के हिसाब से चलती है या भाग्य के हिसाब से चलती है। अगर हम ये मान ले कि कर्म के हिसाब से चलती, कि जैसे कर्म मैं करूंगा वैसे ही मेरे को मिलेगा, तो फिर भाग्य कुछ भी नहीं है। और अगर जिंदगी भाग्य के हिसाब से चलती है कि जो मेरे भाग्य में है वो मेरे को कैसे भी मिल ही जाएगा, तो फिर कर्म कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज है एक दूसरे से, लेकिन ये आइडियोलॉजी भाग्यवादी थी। अब पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये आइडियोलॉजी भाग्यवादी क्यों थी और किस कॉन्टेक्स्ट में ये भाग्यवादी या बेस्ड ऑन डेस्टिनी अपने आप को बोल रहे थे। आगे लिखा हुआ है, प्राइमरीली अबाउट द अटेनमेंट ऑफ, प्राइमरीली अबाउट द अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज, परम ज्ञान। अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज, जिसको बौद्ध धर्म में कहा गया है निर्वाण, और जैन धर्म में कहा गया है कैवल्य। तो ये जो कैवल्य था, जो जैन मुनि प्राप्त करते थे या जैन तीर्थंकरों ने प्राप्त किया था, या जो निर्वाण था जिसे गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, इसको लेकर प्राइमरीली ये कह रहे थे कि ये सब भाग्य की बातें होती है। और ऐसा किसी वजह से वो कह रहे थे, मक्खली गौशाल किसी वजह से ये बात कह रहे थे। और मक्खली गौशाल, राहुल सर आ गए क्या? कहाँ है राहुल सर? सर आ गए, सर आ गए। राहुल परमार सर प्लीज बताइए अगर आप आ गए हैं तो। कहाँ है यार, झूठ बोल रहे हो आप। राहुल परमार सर, नमस्कार करिए अगर आप आ गए हैं तो। नहीं आए सर, यार झूठ बोल रहे हो तुम। बच्चों में आ गया नमस्कार, या मुझे नहीं आया नमस्कार? ए, 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 ऐसा लग रहा है भूत भूत से बात कर रहे हैं। मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस जो भूतों से कॉमेंट कनेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ हो तो यस करो, अगर तुम यहाँ हो तो इंडिकेशन दो, बताओ कि तुम यहाँ हो। ऐसा फील हो रहा है मेरे को। राहुल सर अगर आप यहाँ हो तो बताओ। हाँ, ऊजा बोर्ड वगैरह जो भी बोलते हैं उसके। कभी कभी क्या होता है ना, इसीलिए मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना अगर, तो मेरे को कमेंट्स में इंटरेस्ट आ जाता है।
और जब मेरे को कमेंट्स पे इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर मेरा पूरा फोकस ही कमेंट्स पे हो जाता है, इसलिए ना मैं कमेंट्स बहुत ही कम देखता हूँ। अब मैं जो है कमेंट से ध्यान वापस कैमरा की तरफ लेके आता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि भाग्यवादी रिलीजन होता है, निर्वाण कैवल्य की बात होती है। तो मक्खली कौशल जो ये बात बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उन दिनों जब वो महावीर स्वामी का राइज हुआ था, उनसे पहले गौतम बुद्ध का राइज हुआ था, तो ये एक दोनों के दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बन गए थे। ये दोनों के दोनों क्या बन गए थे? बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बन गए थे। और हर यंग लड़का ये एस्पायर कर रहा था कि मुझे भी कैवल्य प्राप्त करना है, मुझे भी निर्वाण प्राप्त करना है बुद्ध की तरह, या महावीर की तरह कैवल्य प्राप्त करना है। बुद्ध और महावीर की तरह कैवल्य प्राप्त करने के लिए कई यंग लड़के अपनी घर गृहस्थी छोड़ के संन्यास लेने लग गए थे, क्योंकि बुद्ध महावीर ने भी यही किया था, घर गृहस्थी छोड़ के संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो क्योंकि बुद्ध महावीर दोनों सेलिब्रिटीज बन गए थे, हर यंग लड़का उनको एस्पायर कर रहा था, घर गृहस्थी छोड़ छोड़ के संन्यास लेने लग गया था। तो इसकी वजह से समाज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। और यही कंसर्न था मक्खली गौशाल का कि इस तरह बुद्ध और महावीर को सेलिब्रिटी मान के लोग अपने घर बार को छोड़ छोड़ के इस तरह से जाने लग जाएंगे तो समाज बिखर जाएगा, वो परिवार बिखर जाएंगे। कई भाई, बुद्ध महावीर ने 28-29 साल की उम्र में लिया ना संन्यास, अपने परिवार को पीछे छोड़ के। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि बुद्ध महावीर तो रॉयल फैमिलीज से आते थे, राज परिवार से आते थे। अगर उन्होंने अपना परिवार छोड़ भी दिया तो भी उनके बीवी बच्चे भूखे नहीं मरने वाले थे, क्योंकि वो राज परिवार वाले लोग थे, उनके पास बहुत पैसा था, खजाना था। अगर बुद्ध चले गए तो उनके बाद उनका बेटा अगला राजा नॉमिनेट हो जाता। लेकिन ये जो आम लोग थे, ये जो आम लड़के थे या आम आदमी थे, जो सन्यास ले लेके भाग रहे थे अपने घरों से कैवल्य और निर्वाण के लिए, ये अपने पीछे रोते बिलखते बच्चे छोड़ के जा रहे थे, जो राज परिवार से नहीं आते थे और जो अपने पिता की इनकम के ऊपर ही निर्भर थे, कि उनके पिता जो अर्न करेंगे उसके हिसाब से ही उन बच्चों का जीवन चलेगा। तो मक्खली कौशल का ये कहना था कि मूर्खों, मत जाओ अपने घर बारों को छोड़ के। तुम राज परिवारों से नहीं आते हो कि घर बार छोड़ दिया तुमने तो तुम्हारा परिवार पल जाएगा। तुम तो परम ज्ञान की प्राप्ति में चले जाओगे जंगल में, तुम्हारे परिवारों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि देखो, अगर तुम डेस्परेटली ये चाहते भी हो कि तुमको कैवल्य मिले या परम ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वो अगर तुम्हारे भाग्य में होगी तो तुमको मिल जाएगी, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी तुमको। इसके लिए इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए रियल लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए लोगों को कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती जीवन में जिसके लिए तुम बहुत कठिन परिश्रम करते हो, बहुत हार्ड ट्राई करते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलती। अब वो कुछ भी इमेजिन कर लो आप कि किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो, किसी उपलब्धि को पाने के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो, लेकिन नहीं मिलती आपको। और कुछ ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं जिसके लिए आपने बहुत कम कोशिश की हुई होती है, लेकिन वो आपको आसानी से मिल जाती है या मिल जाता है। तो ये कहना था मक्खली गौशाल का कि वो जो तुम्हें मिल गया, तुमने थोड़ा सा प्रयास किया, तुम्हारे प्रयास फलीभूत हुए और तुम्हें लक्ष्य प्राप्त हो गया, क्योंकि वो लक्ष्य तुम्हारे भाग्य में था। और वो लक्ष्य जिसके लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया, उल्टे लटक गए दरवाजे से, दीवार से, छत से, लेकिन तुम्हें वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि वो कभी तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। और उसी तरह वो कहते हैं कि परम ज्ञान बुद्ध के भाग्य में था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बुद्ध का कि आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध क्या थे? राजकुमार, विवाहित, एक पुत्र के पिता, अगले होने वाले राजा, सुख सुविधाओं में जीने वाले, राज प्रसादों में जीने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सन्यास, वैराग्य, निर्वाण, परम ज्ञान सोचा भी नहीं था। 28 साल तक उनके दिमाग में थॉट भी नहीं आया था। लेकिन अचानक 4 दृश्य दिखे
4 दृश्यों को देखने के बाद थॉट भी आया, रास्ता भी मिलता गया, टीचर्स भी मिलते गए, और 6 साल के अंदर अंदर उनको परम ज्ञान मिल गया, क्योंकि भाग्य में था। उनके पिता ने तो पूरी कोशिश करी थी कि उनको सन्यास की राह ना मिले, लेकिन उनके भाग्य में थी तो राज प्रसादों से खींच लाई उनको, और उनको मिला निर्वाण। तो उसी तरह वो लोगों को ये समझा रहे थे कि बेटा तुम्हारे भाग्य में भी होगा ना, तो सब हो जाएगा। तुम अपने घर पर मत छोड़ो, परम ज्ञान मिलना होगा तो तुम्हारे घर में आके मिल जाएगा तुमको, लेकिन अपने परिवारों को बेसहारा मत छोड़ो। ये बेसिकली आजीवक सेक्ट बता रहा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अक्षय चौहान बोल रहा है कि बुद्ध और महावीर पहले प्रिंस ही क्यों बने? अरे वो प्रिंस बने नहीं, वो थे प्रिंस। यू कैन नॉट बिकम अ प्रिंस, यू आर बॉर्न प्रिंस। आप राजा बन सकते हो, लेकिन आप राजकुमार नहीं बन सकते हो। राजकुमार के तौर पे तो आप पैदा हो सकते हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो इसीलिए मानते थे कि डेस्टिनी ही सब कुछ है, डेस्टिनी में जो होता है वो मिल जाता है। कुछ भी चीज आपको हासिल करनी है, उसके लिए थोड़े से प्रयास कर सकते हो, लेकिन अगर प्रयास फलीभूत होते नहीं दिखे तो समझ जाओ कि तुम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, और अपने प्रयासों की दिशा बदल दो। शायद कुछ और उपलब्धि है जिसके लिए तुम बने हो, जो तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा कहना था इनका, यानी कि मक्खली गौशाल का। फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखी, द फिलॉसफी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनकी इनका दर्शन, इनकी फिलॉसफी थोड़ा सा बौद्ध धर्म से और थोड़ा सा जैन धर्म से प्रभावित था। क्या क्या फैक्टर इनके जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे वो मैं आपको बता देता हूँ। बौद्ध धर्म से जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था, वो लिया था मध्यम मार्ग। क्योंकि महावीर स्वामी के साथ ये रहे थे बहुत लंबे समय तक, और महावीर स्वामी की इसी बात से इनको नाराजगी थी कि महावीर स्वामी आप हर चीज इतनी एक्सट्रीम पे जाके क्यों करते हो? कपड़े नहीं पहनने तो एक भी नहीं पहनते हो, भोजन कुछ तरह के भोजन नहीं करना है तो उनकी तरफ देखते तक नहीं हो, भूखे रहने के लिए तैयार हो जाओगे लेकिन उस तरह का भोजन नहीं करोगे। तो वो ये कहते थे कि ये सही नहीं लगता महावीर स्वामी मुझे, हमें बौद्ध धर्म की तरह मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने बोला आप चलो, मैंने आपको थोड़ी रोका बौद्ध धर्म की तरह मध्यम मार्ग पे चलने के लिए, आप चलिए। तो इन्होंने इनके अनुयायियों को बताया कि मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। लेकिन जैन धर्म से इन्होंने ईटिंग हैबिट्स ली। जैन धर्म से इन्होंने क्या लिया? जैन धर्म से इन्होंने ईटिंग हैबिट्स ली। एक खास बात थी जैन धर्म के अंदर, शायद मैंने बताई भी होगी, कि जो जैन होते थे वो अपने पास में कभी भी भिक्षा पात्र नहीं रखते थे। जैन मुनि जो होते थे या तीर्थंकर होते थे, ये कभी भी अपने साथ भिक्षा पात्र नहीं रखते। आज भी आप जैन मुनियों को देखते हैं तो ये कभी भिक्षा पात्र नहीं रखते। अगर ये भिक्षा लेते भी हैं तो ऐसे दोनों हाथों से ले लेते। ये दोनों हाथों के अंदर जितना आ जाए भोजन, उतना ही भोजन वो करते। जैसे उनको भूख लगी, जैसे आपको भूख लगी, अब आप भूख लगी तो आप भिक्षा के लिए गए, तो आपने किसी एक जगह जाके कुछ मांगा भिक्षा के लिए, तो उन्होंने कुछ दिया आपको। अब सपोज उन्होंने आपको दाल चावल दिए, तो आपके दोनों हाथों में जितने दाल चावल भर सकते हो उतना ही आपका भोजन होगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा ये खाते नहीं थे। और अगर किसी ने बहुत ही कम भोजन दिया, कि एक निवाला दिया, तो फिर 2-3 और घर जाओगे आप भोजन लेने के लिए, जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां पूरी नहीं भर जाए। जो आपकी हाथ की हथेलियां दोनों पूरी भर गई, तो फिर उसके बाद उस भोजन को वो खा लेते थे, और वही उनका भोजन होता था। तो ये वाली जो ईटिंग हैबिट्स थी, ये इन्होंने जैन धर्म से ली, कि ये भी दो हाथों में भिक्षा मांगते थे। तो थोड़ा सा बौद्ध धर्म, थोड़ा सा जैन धर्म, थोड़ी सी अपनी अलग आइडियोलॉजी डेस्टिनी के ऊपर बेस्ड, ऐसा करके इन्होंने जो है एक कस्टमाइज्ड अपनी एक आइडियोलॉजी बना ली। और वो उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुई थी। उस जमाने में ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि मौर्य साम्राज्य का एक राजा जिनका नाम बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे और सम्राट अशोक के पिता थे, वो इसी आजीवक सेक्ट को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल हुआ करते थे। तो ये सेक्ट उस दौर में काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेक्ट कहीं खत्म हो गया, कहीं खो गया।
तो ये तो रही बात आजीवक सेक्ट की। अब अपन बात करते हैं चारवाक। अब अपन बात करते हैं चारवाक आइडियोलॉजी। अब देखो रामांश ठाकुर कैसी बात कर रहे हैं, बोले गरम भोजन हाथ में कैसे लेते थे। देखो ये कुछ चीज़ें क्या होती है कि अगर जैसे हमको आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिविजुअल्स के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई इंडिविजुअल आपके घर में अगर कोई भिक्षा मांगने आएगा और भिक्षा मांगने वाला हाथ आगे करके भिक्षा मांग रहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका भोजन बहुत गर्म होगा तो आप उसके हाथ में नहीं डालोगे, कि डाल दोगे? खौलता हुआ, खौलती हुई सब्जी है ना, एकदम धुआं निकलती हुई, आग उगलती हुई सब्जी उसके हाथ में डाल दोगे क्या? अगर आप डाल दोगे तो आप बहुत क्रूर हो, बहुत क्रूअल हो। और अगर आप क्रूअल नहीं हो फिर भी डाल दोगे तो फिर आप पागल हो। तो बेटा कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती है। ये कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो कृपा करके अपने सवाल ऐसे रखें जिससे कि कॉमन सेंस झलके। दूसरी आइडियोलॉजी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और वो जो दूसरी आइडियोलॉजी थी वो दूसरी आइडियोलॉजी थी चारवाक सेक्ट। ये जो चारवाक सेक्ट है इसको लोकायत भी कहा जाता था। एक बहुत एंशियंट आइडियोलॉजी है मटेरियलिज्म की, जिसको सेज बृहस्पति ने प्रतिपादित किया था, प्रोपोगेट किया था। और रिलीजियस मूवमेंट वाले जमाने में अजीत केशकम्बलिन ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अब देखो चारवाक आइडियोलॉजी क्या कहती थी। चारवाक आइडियोलॉजी ये कहती थी कि बुद्ध, महावीर, वेद, उपनिषद ये सब झूठ बोलते हैं, ये सारे गलत हैं। दुनिया का हर वो रिलीजन, मतलब कई रिलीजन तो दुनिया में उस समय आए भी नहीं थे, जैसे क्रिश्चियनिटी नहीं आया था उस जमाने में, इस्लाम नहीं आया था उस जमाने में, तो ये भी उस कैटेगरी में आते हैं जिनको चारवाक क्रिटिसाइज करता है। तो चारवाक ये कहता है कि जो भी रिलीजन या फिलॉसफी ये कहती है कि मरने के बाद आपके साथ ऐसा होगा या वैसा होगा। भाई कोई आइडियोलॉजी कहती है कि आप मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाओगे, दोजक में जाओगे, जन्नत में जाओगे, हेवन में जाओगे, हेल में जाओगे, तले जाओगे, हूरें मिलेगी, शहद की नदियां बहेगी, दूध की नदियां बहेगी, अप्सराएं मिलेगी, या जो भी है। चारवाक आइडियोलॉजी ये बोलती है कि किसने देखा जाके, जो इंसान आपको ये बता रहा है कि आपके साथ मरने के बाद क्या होगा, वो भी जीवित है, वो भी नहीं मरा है, और आप भी जीवित हो। तो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ये बता रहा है कि मरने के बाद क्या होगा, और दूसरे जीवित व्यक्ति उसकी बात मान भी रहे हैं। कितने मूर्ख हो आप। जिस व्यक्ति ने ये बताया आपको कि मरने के बाद आपके साथ ऐसा होगा, वो तो खुद जीवित था। उस व्यक्ति ने बस आपको ये बोल दिया कि मुझे गॉड मिले, या मुझे गॉड का एहसास हुआ, या मुझे सुप्रीम नॉलेज मिला, या मुझे कोई फरिश्ता मिला, या मैं ही ईश्वर का बेटा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ सही है, और आपने मान लिया। आपने एक एक बात मान ली उसकी, जबकि आप नहीं जानते कि क्या वो सच में गॉड का बेटा है। आप नहीं जानते कि क्या सच में उनको फरिश्ता मिला है। आप नहीं जानते कि क्या सच में देवी देवताओं ने उनसे कांटेक्ट किया। या आप नहीं जानते कि उनके दिमाग में जिसको वो परम ज्ञान मान रहे वो परम ज्ञान क्या था, और जो भी उन्हें मिला है क्या वो सही, हर बात सही कहेंगे। तो ये ये चार्वाक फिलॉसफी ये कहती है कि ये मूर्खता है कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ये बता रहा है कि मरने के बाद क्या होता है, और दूसरा जीवित व्यक्ति ये बात मान भी रहा है। ये एब्सोल्युटली झूठ है। हम पैदा हुए थे, उसके पहले क्या थे हम नहीं जानते। हम मरेंगे, उसके बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो एक बार मर गया वो कभी लौट के नहीं आया, कि हमने मान लिया कि वो मर गया
उसकी बॉडी को जला दिया या दफना दिया, और कुछ दिन बाद वो सशरीर लौट के आया और उसने पूरा बताया, क्या ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मरने के बाद से लेके मैं वापस आपके पास आया, उसके बीच क्या हुआ, मैंने क्या क्या देखा। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं मिला। हर इंडिविजुअल ने यही बोला कि मुझे देवता मिले, मुझे फरिश्ता मिला, मैं भगवान का बेटा हूं, मुझे परम ज्ञान मिला। जो कुछ भी हुआ जीते जी हुआ, मर के कोई वापस नहीं आया। तो चारवाक फिलॉसफी ये कहती है कि क्यों मानना उस बात को जिसका कोई तर्क नहीं है, तो फिर क्या करना। तो चारवाक फिलॉसफी ये कहती है कि देखो, रियलिटी सिर्फ एक है। जो आप पैदा हुए और जो आप मरे, उसके बीच में जो कुछ भी है दैट इज द रियलिटी। पैदा होने के पहले क्या था, डोंट नो। पैदा मरने के बाद क्या होगा, डोंट नो। पैदा होने और मरने से बीच के बीच में जो जीवन है, इसी जीवन को हम अनुभव करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, और यही एक सच्चाई है जो आप और हम जान रहे हैं। और इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, फोकस नहीं करना। जो जीवन है उसको जियो और अच्छे से जियो। फिर चारवाक फिलॉसफी, चारवाक फिलॉसफी ये कहती है कि आपने अपने लाइफ में जब आप अपने जीवन जीते हो तो आपको कुछ इच्छाएं होती हैं। हर इंडिविजुअल को कुछ अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं। हर एक का एम्बिशन, हर एक का सपना, हर एक की डिजायर्स अलग होती है। तो चारवाक फिलॉसफी ये कहती है कि जो आपकी डिजायर है उसको पूरा करो, क्योंकि वो डिजायर आपको नेचर ने दी है, आपके स्वभाव ने दी है, मदर नेचर ने दी है। इस धरती का हिस्सा हो आप, और जो कुछ भी आपके दिमाग में है, शरीर में है, वो सब कुछ आप इस धरती से है। और अगर आपके दिमाग में कोई इच्छा हो रही है तो उसको पूरा करो। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी इच्छा को पूरा करो। पृथ्वी ये चाहती है, प्रकृति ये चाहती है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तो अपनी इच्छा को पूरा करो। यही तुम्हारा फर्ज है। और इसके अलावा तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई उसको कैसे भी करके पूरा किया जाए, एंड लिटरली कैसे भी करके। चार्वाक ये बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, यही आपके जीवन की सफलता है। अगर आपने अपने जीवन में सारी इच्छाएं पूरी कर ली तो आप सफल हो। अगर आप अपने जीवन की इच्छाएं ही नहीं पूरी कर पाए, मन मार के आपको जीवन जीना पड़ा, तो आपका जीवन असफल है। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब इच्छाएं तो बहुत सारी है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है हमारे पास। चार्वाक आइडियोलॉजी यही बोलती कि उन्हीं रिसोर्सेज को इकट्ठा करना आपका कर्तव्य है। आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करो जिनसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सको। और इसके लिए चार्वाक आइडियोलॉजी इस हद तक जाती है कि वो ये कहती है कि अगर उधार भी लेना पड़े कहीं से तो ले लो, लेकिन अपनी इच्छा जरूर पूरी करो। तो कई लोग बोलते कि साहब उधार ले लेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा। बिल्कुल चुकाना पड़ेगा उधार। तो चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने पर्सन ए से उधार लिया, अब आपको पर्सन ए को चुकाना है, तो आप पर्सन बी से उधार ले लो और ए को चुका दो। और फिर पर्सन बी का उधार चुकाने के लिए आगे चल के पर्सन सी से उधार ले लो और बी का उधार चुका दो। फिर पर्सन डी से उधार लेके सी का चुका दो। ऐसे करते करते अपने जीवन में अगर उधार लेना ही एक अंतिम विकल्प आपका बच जाता है, तो उधार लेके जीवन जियो, पर जीवन जियो। ऐसे करते करते वो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आपसे कोई उधार मांगने नहीं आ पाएगा। तो चाहे आप किसी का उधार दे पाओ या नहीं दे पाओ, अपनी इच्छा जरूर पूरी करो। हालांकि ये गलत बात है, लेकिन कुछ इसी तरह की बात चार्वाक आइडियोलॉजी कह रही थी। अब इसमें भी क्या चाहता है कि भैया, हो सकता है कि मैंने बी से उधार लिया और सी मुझे उधार ही नहीं दे रहा है, तो मैं बी का उधार कभी चुका ही नहीं पाया। मैंने ए से उधार लिया और जब उसने मांगा तो मैंने बी से लेके उसको चुका दिया, लेकिन जब मैंने सी से उधार मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। डी ने भी नहीं दिया, ई ने भी नहीं दिया, और बी जो है मेरे माथे पे सवार हो गया कि मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। तब क्या करोगे? तो चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहती है कि ठीक है, उस समय जो कुछ भी आपके पास वो दे देना बी को, कि ठीक है भैया मैं उधार नहीं चुका पाया, ये मेरा सामान तुम रख लो। अब इसके पीछे क्या तर्क है उसका?
इसको आज के किसी एग्जाम्पल से रिलेट करके मैं आपको समझाता हूँ। चार्वाक आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर आज आप चलो, सपोज आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई अच्छी सी गाड़ी का नाम बताओ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी मोटी गाड़ियों तक ही जानकारी रखता हूँ। कोई अच्छी सी गाड़ी का नाम बताओ, मतलब एक गाड़ी मेरे को बहुत, मेरे नज़र में बहुत ऊंची है, मर्सिडीज़ मान लेते हैं। मर्सिडीज़ में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, तो कोई अच्छी सी मर्सिडीज़ वाली मांग लेते हैं, जो कि मान लीजिए कि 75 लाख की आती। मान लीजिए कि 75 लाख की आती। ठीक है। अब आपकी इनकम नहीं है उतनी, पर आपको लेना वही गाड़ी है कि यार, कहीं आपने गाड़ी साइड से गुजरते हुए देख ली, मर्सिडीज निकली, आपने बोला यार गाड़ी तो यही चाहिए, पर पैसे नहीं है। तो चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहती है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट इकट्ठा करके गाड़ी खरीद लो, घर ले आओ। कल दशहरा है, थोड़े दिन में दिवाली है, जितना भी डाउन पेमेंट इकट्ठा हो सके, डाउन पेमेंट में तो आ ही जाएगी गाड़ी। 2 ढाई 3 लाख जितने का भी डाउन पेमेंट करना है वो डाउन पेमेंट कर दो, गाड़ी घर ले आओ। गाड़ी घर ले आओ, अच्छी चलाओ गाड़ी, स्टाइल मार लो, इम्प्रेशन झाड़ लो, जहाँ झाड़ना है सब कर लो। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, अच्छी लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी उसकी, महीने की 1 1 1 1 1 2 2 लाख की। चुकाओ उसको, एक इंस्टॉलमेंट चुकाओ, दो इंस्टॉलमेंट चुकाओ, और इंस्टॉलमेंट चुका चुका के ही गाड़ी खरीद लो। अब चार्वाक आइडियोलॉजी से एक सवाल पूछा गया कि इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली कि इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाए, 5 6 महीने इंस्टॉलमेंट चुकाया, 7वें महीने इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाए, अब क्या करें? तो चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहता है कि ठीक है, फाइनेंस कंपनी को बुलाओ और कहो कि जाओ गाड़ी ले जाओ हमारी। यही करेगी ना फाइनेंस कंपनी, कि गाड़ी आके जब्त करके ले जाएगी। तो चार्वाक आइडियोलॉजी कहती है कि ठीक है, फाइनेंस कंपनी को आने दो और गाड़ी जब्त करके ले जाने दो। 6 महीने तो तुमने अपना शौक पूरा कर लिया। चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर तुमने मर्सिडीज नहीं खरीदी होती, जो भी तुम खरीदना चाहते थे, अगर वो वाली गाड़ी तुमने कभी खरीदी नहीं होती डर के मारे, तो तुम 6 महीने भी वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते थे। तुम 6 महीने के, तुमने हिम्मत करके वो गाड़ी खरीदी, रिस्क लेके वो गाड़ी खरीदी, 6 महीने आपने अपनी उस इच्छा को जी लिया जो हमेशा से आपको थी। 6 महीने बाद अगर वो गाड़ी जब्त भी हो गई, तो कम से कम जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मन में ये तो नहीं रहेगा कि मेरी इच्छा थी वो गाड़ी को ओन करने की, तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। तुमने 6 महीने के लिए उस गाड़ी को ओन किया, बाद में कंपनी ले गई उस गाड़ी को, तो ठीक है, ले गई तो ले गई, 6 महीने तो मैंने चलाई। ये फिलॉसफी है चार्वाक फिलॉसफी। इस फिलॉसफी को बोलते हैं मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी। ये वर्ड आता है इसके लिए, हिंदी में इसके लिए वर्ड है भौतिकतावादी। हिंदी में वर्ड है भौतिकतावादी। ये लोग भगवान को नहीं मानते, ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, ये लोग कर्म को नहीं मानते, ये लोग पाप पुण्य को नहीं मानते, ये सिर्फ अपने जीवन को ठीक से जीने को मानते। ये लोग क्या मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो जीवन में इच्छा हो उसको पूरा करो। ये मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत में थी और बहुत लंबे समय से थी और चली आ रही है। आज ये आइडियोलॉजी ऑन पेपर्स नहीं बची है, लेकिन मनुष्यों के दिल दिमाग में आज भी ये आइडियोलॉजी राज करती है और अट्रैक्ट करती है। आप लोग तो ऑनलाइन में बैठे हुए हो, लेकिन जब ऑफलाइन में मैं जाता हूँ, जाता था, अब तो नहीं जाता हूँ, लेकिन जब मैं ऑफलाइन में जाता था और ये वाली आइडियोलॉजी के बारे में बताता था, तो बड़ा गजब का माहौल क्रिएट हो जाता था क्लास में। हर इंडिविजुअल अपनी फैंटेसी को सोचने लगता था कि अच्छा, चार्वाक ने ये कहा है कि अपनी इच्छाएं पूरी करो। तो हर एक इंडिविजुअल को जब मैं देखता था ना, तो उसके मुंह पे एक मुस्कान होती थी, उस वो अपने दिमाग में अपनी फैंटेसी पूरी करने में लग गया होता था और बड़ा खुश फील कर रहा होता था। तो ये आइडियोलॉजी आज भी लोगों को बहुत इंस्पायर करती है अंदर ही अंदर से। ये आइडियोलॉजी ऑन पेपर नहीं है, लेकिन इस आइडियोलॉजी के पीछे की जो भावनाएं हैं वो आज भी मनुष्यों के अंदर है और वो उसको पूरा करते हैं।
तो ये तो रही चार्वाक आइडियोलॉजी और इसी के साथ में रिलीजियस मूवमेंट की सारी मेजर आइडियोलॉजीज के बारे में अपन ने बात करी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे महाजनपद काल की। मैंने आपको कहा कि महाजनपद काल कोई अलग चीज नहीं है। 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में एक तरफ जहां पे धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, वहीं उसके समकक्ष, उसके पैरेलली जो राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उन राजनीतिक बदलावों को महाजनपद काल के रूप में या नाम से जाना जाता है। महाजनपद ये दो शब्दों से मिलके बना है। महा मतलब कि हम जानते हैं ग्रेट। हमारे देश में किसी भी शब्द के आगे महा लग जाता है तो उस शब्द की वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी शब्द के आगे जब हम महा लगा देते हैं तो उसकी क्या बढ़ जाती है? वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। जैसे कोई प्रतापी राजा है, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा है तो उसको कहते हैं महाप्रतापी। जैसे रुद्रदमन क्षत्रप था, लेकिन क्षत्रपों का क्षत्रप था तो उसे महाक्षत्रप कहते थे। कुछ मूर्ख होते हैं, लेकिन मूर्खों में भी वो एक अव्वल दर्जा प्राप्त करते हैं, एक अलग ही स्तर अपना बनाते, तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। तो ये महाशब्द जब भी लग जाता है तो उसके आगे लगने वाले शब्द की वैल्यू को बहुत ज्यादा वो एक्सपोनेंशियली राइज कर देता है टू द पावर 10। तो यहां पे भी महाजनपद की जब बात होती तो महा मतलब ग्रेट होता है, और जनपद मतलब होता है किंगडम। पुराने जमाने में जो प्रोविंसेस हुआ करते थे या जो राज्य हुआ करते थे उनको जनपद कहते थे। अब देखो सारे महा आ रहे तुम्हारे, महा अलग सर, महामुक्तक सर, अरे बाप रे। नहीं, ये नामों के आगे नहीं लग सकता, ये किसी एडजेक्टिव के आगे लगता है। जैसे प्रताप महाप्रतापी, मूर्ख महामूर्ख, बुद्धिमान महाबुद्धिमान, ज्ञानी महाज्ञानी, ये किसी एडजेक्टिव के आगे लग के उस एडजेक्टिव की वैल्यू बढ़ा देता है। दिव्यांजलि त्रिपाठी पूछ रही है कि सर योर फैंटेसी। दिव्यांजलि ऐसी बातें क्लास में बताने की थोड़ी होती है। फैंटेसी, फैंटेसी पता है क्या होता है? किसी की फैंटेसी जब पूछते हैं, फैंटेसी मतलब कि ऐसी चीज जो बहुत ही असंभव लगती है लेकिन आप उसको करना चाहते हो, उसको फैंटेसी बोलते हैं। तो इस तरह की फैंटेसीज ऐसे पब्लिकली नहीं बताई जाती। ऑब्वियसली सबकी फैंटेसीज होती है, मेरी भी है, लेकिन मैं पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा अपनी फैंटेसीज। तो चलिए, तो ये है महाजनपद। सिमिलरली उस दौर में 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच के दौर में जो बड़े बड़े लार्ज किंगडम्स बने, लार्ज साइज के किंगडम्स का राइज हुआ, उसे महाजनपद कहा जाता था। तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन अपन क्या कहेंगे? लार्ज किंगडम्स। जनपद यानी किंगडम, जन यानी कि लोग, पद यानी कि पैर। जहां पे लोगों के पैर पड़े, जहां पे लोगों के पैर पड़े उसको जनपद कहा जाता। पैर पड़ने का मतलब ये नहीं कि बस पैर रख दिया, पैर पड़ने का यहां पे मतलब है बस गए। जनपद जहां पे लोग बस गए वो वो जनपद कहलाया, और जब उसका एरिया बहुत बड़ा हो गया तो वो महाजनपद कहलाया। तो वैसे तो उस जमाने में भारत के अंदर बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, लेकिन उन जनपदों में कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, जिनका साइज बहुत लार्ज हुआ करता था। तो ऐसे 16 किंगडम्स को मार्क किया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के अंदर अंगोत्तर निकाय में। अंगोत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें षोडश महाजनपद दिए हुए हैं। 16 ऐसे किंगडम्स को मार्क किया हुआ है जिनका साइज बहुत बड़ा था, उन्हें ही 16 महाजनपद कहते हैं। अब ये 16 महाजनपद वैसे तो बहुत इजी है क्योंकि सिर्फ नाम है महाजनपदों के, लेकिन इससे मुताबिक जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसको डायरेक्शन की ऑर्डर्स में पूछ लिया जाता है,
मॉडर्न डे भारत के किस हिस्से में था उससे रिलेशन में पूछ लिया जाता है, या उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी उससे रिलेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे देखते हैं कि महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, वो किस रीजन के अंदर बेस्ड थे मॉडर्न डे इंडिया के, और उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो ये अपन लेते हैं नॉर्थ। सबसे पहले मैं हमेशा इसी तरह से याद करवाता हूं, क्योंकि महाजनपद हमेशा नक्शे पे याद करना, जो कि अपन आगे करेंगे भी। लेकिन महाजनपदों को याद करते हुए पहले आप नॉर्थ टू साउथ याद कर लो, और फिर वेस्ट टू ईस्ट याद कर लो। एक नॉर्थ टू साउथ की कॉलम और एक वेस्ट टू ईस्ट का कॉलम। तो इस तरह 16 महाजनपदों को याद करना आसान हो जाता है। तो चलिए पहले हम नॉर्थ से आगे बढ़ते हैं महाजनपदों को देखना, और दक्षिण की तरफ आगे बढ़ेंगे, और फिर इधर हम वेस्ट से महाजनपदों को देखना शुरू करेंगे और ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ से साउथ। सबसे पहला महाजनपद उत्तर में, फार नॉर्थ में कौन सा महाजनपद हमको दिखता है? कंधार महाजनपद, जिसको एंशियंट टाइम्स में गांधार भी कहा जाता था, जिसका जिक्र हमको महाभारत में भी मिलता है, जिसका जिक्र हमको भारत में भी मिलता है। और आजकल अफगानिस्तान में इसको कंधार कहा जाता है। तो ये भारत का एक राज्य हुआ करता था, एक लार्ज किंगडम हुआ करता था, जिसकी लोकेशन अब अफगानिस्तान में है, और इसकी राजधानी तक्षशिला में हुआ करती थी, जो अब बिल्कुल नॉर्थ पाकिस्तान का एक टाउन है। अफगानिस्तान से लगते हुए उत्तरी पाकिस्तान का एक शहर है तक्षशिला, जिसका एक्चुअली नाम तक्षशिला था, लेकिन आजकल उसको तक्षशिला बोलते हैं। तो यही तक्षशिला टाउन गांधार की राजधानी हुआ करता था। बिल्कुल सही सार्थक। दूसरा महाजनपद हमें कंबोज दिखाई देता है। कंबोज महाजनपद आज के पश्चिमी कश्मीर में फैला हुआ था, थोड़ा सा उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगता हुआ कश्मीर का इलाका। और इसी कश्मीर के इलाके में राजपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी, जो आज भारत में एक शहर है राजौरी। जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो जानते हैं कि एक शहर है वहां पे राजौरी, पुंछ के पास में एक शहर है राजौरी। यही राजौरी एंशियंट टाइम्स में राजपुर के नाम से जाना जाता था, और कंबोज महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। मैप में दिखाऊंगा 2 मिनट बाद, पहले यहां दिखाना चाहता हूं। तीसरा, कुरु महाजनपद, जो पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में फैला हुआ था। राजधानी उसकी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आज भारत में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा और फर्दर आगे हम बढ़ते हैं तो शूरसेन महाजनपद आता है। शूरसेन महाजनपद आज के आगरा और मथुरा रीजन में है, मतलब दिल्ली के साउथ वाले इलाके में, आगरा मथुरा के इलाके में ये शूरसेन महाजनपद फैला हुआ था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। आज भी मथुरा शहर भारत के अंदर है, और उतना ही ग्रेट शहर है जितना कि उस जमाने में हुआ करता था। अगला महाजनपद मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद आगरा मथुरा के ठीक वेस्ट में, यानी कि पूर्वी राजस्थान में होता था। अगर नक्शे में देखोगे तो राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, ये सारे जो इलाके हैं ये आगरा मथुरा के ठीक वेस्ट में है। यही इलाका मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। फिर शूरसेन के ठीक साउथ में छेदी महाजनपद हुआ करता था, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एडजॉइनिंग एरियाज में बुंदेलखंड वाले इलाके में फैला हुआ था, जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं। जो साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश है, जैसे झांसी है, इटावा है, ललितपुर है, उससे लगता हुआ मध्य प्रदेश का इलाका दतिया है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, ये जो पूरा बेल्ट था ये छेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी, जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है। अगला महाजनपद अवंती महाजनपद था। अब आप मध्य प्रदेश में और डीप एंटर हो गए,
और मध्य प्रदेश में आप भोपाल से लेके इंदौर और उसके आसपास के इलाकों को मार्क कर लो नक्शे में। तो ये जो पूरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका था, जिसकी बॉर्डर गुजरात से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से लगती थी, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी दो राजधानियां थी। एक उज्जैनी, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, और दूसरी माहेशमती, जो आज महेश्वर के नाम से जानी जाती है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे सिचुएटेड था, ये नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड था। अभी भी दोनों शहर हैं। माहेशमती अब महेश्वर के नाम से प्रख्यात है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोई घूमने आता है तो वहाँ ज़रूर जाता है। रिलीजियस डेस्टिनेशन भी है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी हुआ करती थी। और दूसरी कैपिटल उज्जैनी थी, जो आज भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल टाउन है भारत का बड़ा। फिर फर्दर और हम आगे साउथ की तरफ बढ़ते तो महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं और महाजनपद आता है अशमाक। अशमाक महाजनपद उत्तरी महाराष्ट्र के अराउंड फैला हुआ था और उसकी राजधानी पाटली हुआ करती थी। तो ये तो अपन ने अफगानिस्तान से चलते 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 महाराष्ट्र तक के महाजनपदों को देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में बहुत सारे महाजनपद फैले हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से बंगाल तक अपन चलते हुए अब वेस्ट टू ईस्ट के महाजनपद देखते हैं। नॉर्थ टू साउथ के अपन ने देख लिया। वेस्ट टू ईस्ट के महाजनपद में सबसे पहले हम देखते पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद आज का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, यानी कि कुरु महाजनपद के ठीक ईस्ट में मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये जो सारे इलाके हैं, गाजियाबाद, ये सारा इलाका, और इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत उत्तराखंड का इलाका भी ले लो आप, ऋषिकेश तक का, ये पूरा रीजन पांचाल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। आज का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो एरिया। दो राजधानियां इसकी भी हुआ करती थी, काम्पिल्य और अहिच्छत्र। याद रख लीजिएगा, दो राजधानियां काम्पिल्य और अहिच्छत्र। फिर पांचाल से हम थोड़ा सा ईस्ट में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो कौशल महाजनपद आता है, जो सेंट्रल यूपी वाला इलाका, जो लखनऊ, कानपुर, कन्नौज और उसके आसपास के जो इलाके हैं, ये सारे रीजन सेंट्रल उत्तर प्रदेश वाले इलाके। और यहाँ पे कौशल महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी साकेत हुआ करती थी। एंशियंट टाइम्स में एक बड़ा टाउन था साकेत, अब एक्सटिंक्ट हो गया अगेन। फिर फर्दर हम और ईस्ट में आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में हम पश्चिम से अब पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे, तो अगला महाजनपद वत्स महाजनपद आता है। वत्स महाजनपद यानी कि आज का जो प्रयागराज वाला इलाका है, जो अर्स्टवाइल इलाहाबाद था, जो अब प्रयागराज हो चुका है, उसके आसपास का जो पूरा बेल्ट है, जहां पे गंगा और यमुना का कन्फ्लुएंस होता है, यही पूरा इलाका वत्स महाजनपद के नाम से जाना जाता था। राजधानी उसकी कौशाम्बी हुआ करती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं काशी की तरफ। उत्तर प्रदेश में और ईस्ट की तरफ हम आगे बढ़े प्रयागराज से, तो काशी आ गया। और काशी यानी कि बनारस, यानी कि वाराणसी, तो ये एक बहुत छोटा इलाका था। शहर महाजनपद का नाम भी काशी, राजधानी का नाम भी काशी। अपने आप में कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था, लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत थी उस जमाने से यहाँ पे, और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा रिनाउंड शहर शुरू से ही था ये भारत का। इसीलिए छोटा एरिया होने के बावजूद भी एक महाजनपद के तौर पे इसकी पहचान थी। फिर हम और फर्दर ईस्ट में आगे बढ़ते तो बिहार शुरू हो जाता है। जैसे आप बनारस से और ईस्ट की तरफ आगे बढ़ोगे तो फिर बिहार शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही पश्चिमी बिहार और दक्षिणी बिहार का इलाका आता है, दक्षिणी बिहार तो अब झारखंड बन गया है, तो अपन आज के हिसाब से झारखंड समझते हैं। झारखंड और वेस्टर्न बिहार का इलाका, वेस्टर्न बिहार जहां पे सोन नदी गंगा में आके मिलती, वो वाला पूरा बेल्ट, पटना तक का बेल्ट आप मान लो, पटना तक का बिहार और उसके साउथ का बिहार और झारखंड, ये सब मिलके बनता था मगध महाजनपद। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न बिहार और झारखंड का इलाका। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। पहले राजगृह हुआ करती थी, जो कि इसकी पुरानी राजधानी थी,
और बाद में लेटर ऑन इसकी न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र बनी थी। तो इसकी भी दो राजधानियां थी, पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। फिर हम और ईस्ट में आगे बढ़ते हैं। अब वेस्टर्न बिहार से और ईस्ट में आगे बढ़ेंगे तो ईस्टर्न बिहार आएगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बंगाल आएगा, और वहीं पे आता था अंग महाजनपद, जो ईस्टर्न बिहार से आज के वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ एक इलाका था। इसको अंग महाजनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा नगरी। क्या हुआ करती थी इसकी राजधानी? चंपा नगरी। तो इस तरह हम वेस्ट से लगातार ईस्ट में आगे बढ़ते रहे और बंगाल तक पहुंच गए, और हमको कई महाजनपद देखने को मिले। अब जो बचे हुए दो महाजनपद हैं उनकी लोकेशन थोड़ी सी अलग है, पर इजी है समझने में। जैसे वृज्जी महाजनपद, अब आपको बिहार से बाहर नहीं जाना। अभी आप वेस्टर्न बिहार में थे तो मगध मिल गया, ईस्टर्न बिहार में थे तो अंग मिल गया। तो नॉर्दर्न बिहार वाला जो इलाका है, उत्तरी बिहार वाला जो इलाका है, जहाँ पे आपका चंपारण, मोतिहारी वाले जो बेल्ट है, जो नेपाल से लगते हुए इलाके हैं, वहाँ पे हुआ करता था वृज्जी महाजनपद। नॉर्थ बिहार और उससे लगता हुआ नेपाल का इलाका, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। और अगला महाजनपद बिल्कुल उससे लगता हुआ है, थोड़ा सा वेस्ट में, मल्ल महाजनपद, जो गोरखपुर वाला इलाका है। गोरखपुर वाला इलाका और उत्तरी बिहार वाला इलाका बिल्कुल एक दूसरे से लगता हुआ इलाका है, काफी कुछ एक जैसा ही है। लेकिन वो एक दूसरा महाजनपद हुआ करता था जिसको मल्ल महाजनपद कहते थे। राजधानी उसकी कुशिनारा या कुशीनगर हुआ करती थी। तो ये सारे महाजनपद है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसको नक्शे पे किया जाए, तो अपन इसको नक्शे पे करते हैं और उसी ऑर्डर में करेंगे कि पहले नॉर्थ से बढ़ के महाराष्ट्र तक आएंगे, नॉर्थ टू साउथ वाले महाजनपद, और फिर वेस्ट से बढ़ के ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाजनपद हमने कौन सा देखा था? गांधार महाजनपद। तो यहां पे लिख देते हैं गांधार। ये एरिया में गांधार महाजनपद हुआ करता था। फिर इसी एरिया के पास में ये कंबोज महाजनपद हुआ करता था। कश्मीर वाले बेल्ट में फैला हुआ कंबोज महाजनपद हुआ करता था। फिर कंबोज से फर्दर आप साउथ में आते थे तो आपको कुरु महाजनपद मिलता है, पंजाब के अंदर फैला हुआ कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद से थोड़ा सा और आप साउथ में आते हो तो आपको शूरसेन महाजनपद मिलता है। ये फैला हुआ शूरसेन महाजनपद यहाँ पे। इसी शूरसेन के ठीक वेस्ट में ईस्टर्न राजस्थान में आपको मत्स्य महाजनपद मिलता है। फर्दर और हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरियाज में हमको छेदी महाजनपद देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में और आगे बढ़ते छेदी से हम, तो ये जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे हमको अवंती महाजनपद पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसी अवंती के साउथ में अशमाक महाजनपद। अवंती बहुत बड़ा था तो ये पूरा इस बेल्ट में फैला हुआ था अवंती। सिमिलरली छेदी भी अच्छा बड़ा था, इस बेल्ट में फैला हुआ था। तो ये अवंती, छेदी अवंती और उसके फर्दर साउथ में अशमाक महाजनपद। तो ये हो गए आपके नॉर्थ टू साउथ के महाजनपद। अब अपन वेस्ट टू ईस्ट आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमको मिला पांचाल महाजनपद, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और थोड़े से उत्तराखंड के इलाके। फिर उससे आगे बढ़े सेंट्रल उत्तर प्रदेश में तो हमको मिला कौशल महाजनपद। फिर कौशल महाजनपद से और ईस्ट में आगे बढ़े तो यहाँ पे हमको प्रयागराज वाले रीजन में वत्स महाजनपद मिला। और फर्दर ईस्ट में हम आगे बढ़े तो एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण महाजनपद काशी हमको मिलता है। काशी से और ईस्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार और झारखंड के इलाके में मगध महाजनपद हमको मिला। और ईस्ट में आगे बढ़ते हैं तो ईस्टर्न बिहार और बंगाल में फैला हुआ अंग महाजनपद हमको मिला। अब उत्तरी बिहार बचा हुआ था तो उत्तरी बिहार में वृज्जी महाजनपद हमको मिलता है। और इसी वृज्जी के ठीक पश्चिम में हमको मिलता है मल्ल महाजनपद। तो ये वो लार्ज किंगडम्स थे, 16 लार्ज किंगडम्स, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर फैले हुए थे। और इनकी कैपिटल्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, मॉडर्न डे एरियाज लिख दिए हैं, नक्शे में भी आपको बता दिया है।
आप भी इसी तरह नक्शे में प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार इसको, तो विजुअल मेमोरी में हमेशा फेड हो जाएगा आपके। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ मगध अमंगस्ट ऑल महाजनपद। देखो, अब ये जो महाजनपद थे इनका क्या इतिहास है? 16 महाजनपद तो थे, लेकिन ये 16 महाजनपद करते क्या थे? अपने अपने आप में एक एक बड़ा बड़ा किंगडम हुआ करते थे। लेकिन ये किंगडम्स जो थे, इनमें कोई भी इनिशियली ऐसा किंगडम नहीं था जो सबके ऊपर रूल कर रहा हो या सबको अपने कंट्रोल में ले रहा हो। इसीलिए ये सारे किंगडम्स, ये सारे महाजनपद आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे, क्योंकि हर महाजनपद ये चाहता था कि वो दूसरे महाजनपदों को जीत के अपनी टेरिटरी बढ़ा ले। तो हर महाजनपद दूसरे पे आक्रमण करने के लिए भी तैयार, और हर महाजनपद दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए भी तैयार। और इसीलिए उस समय भारत के इन महाजनपदों के बीच में लगातार युद्ध चलते रहते थे। दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। लेकिन इस लड़ाई में एक महाजनपद था जिसका राइज होता है। एक महाजनपद था जो बाकी महाजनपदों को डिफीट करके, बाकी महाजनपदों को पराजित करके सबको अपने नियंत्रण में ले लेता है और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। वो था मगध महाजनपद। तो ऐसी क्या खास बात थी मगध के अंदर कि मगध ने बाकी सारे महाजनपदों को डिफीट कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो इस स्लाइड में अपन उसकी विक्ट्री के पीछे छुपे कॉजेस के बारे में बात करेंगे और फिर आगे की चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले जियोग्राफिकल रीजंस की हम बात करते हैं। यहां पे जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं रफली मार्क कर देता हूं कि मगध महाजनपद की टेरिटरी कहां से कहां तक थी। पहले मैं खुद भी दूर से देख लूं इसको, स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मगध महाजनपद, जी अब मैं समझ रहा हूँ इसको कहाँ कहाँ से मेरे को मार्क करना है। हम्म, ये जो टेरिटरी है ये ओरिजिनली मगध हुआ करती थी। रफली ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसी हुआ करती थी। अब ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इस जियोग्राफिकल लोकेशन में कुछ खास बातें थी जो इसको एडवांटेज देती है दूसरी महाजनपदों के मुकाबले। रीड करते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स। लार्ज रिवर्स, एल्यूवियल सॉइल, अबेंडेंस ऑफ मिनरल्स। अब अगर आप गौर करो इस इलाके के ऊपर, जो कि पश्चिमी बिहार का इलाका और आज के झारखंड का इलाका है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आती है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं। लार्ज रिवर, जैसे पश्चिमी बिहार के इलाके में रिवर गंगा तो है ही सही, लेकिन उनके साथ साथ सोनभद्र भी बहते हैं और सोनभद्र गंगा मैया में आके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में एल्यूवियल सॉइल मिलती है। फर्टाइल इलाका है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल इलाका है। एल्यूवियल सॉइल भारत की सबसे फर्टाइल सॉइल मानी गई है, जो खेती बाड़ी के लिए भी बहुत अच्छी होती। इनफैक्ट खेती बाड़ी के लिए भी बहुत अच्छी होती। और दूसरा जो मैंने यूज़ किया था उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो कि पेड़ों के लिए, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती। जैसे मैं बताता हूँ कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल भी बहुत अच्छी होती खेती बाड़ी के लिए, लेकिन ब्लैक सॉइल लंबे लंबे पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। पर एल्यूवियल सॉइल खेती बाड़ी के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ऊंचे पेड़ों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती। तो वो मिट्टी यहाँ पे बहुतायत में मिलती थी, बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पे बहती थी, तो पानी की कमी नहीं है और फर्टाइल ज़मीन की कमी नहीं है। ये दोनों बातें इस इलाके को बहुत खास बनाती। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो है झारखंड वाला एरिया जो मगध के पास में था। क्योंकि अच्छा, अंग महाजनपद भी फर्टाइल था, अंग महाजनपद में भी नदियां थी, अंग महाजनपद में भी एल्यूवियल सॉइल थी, काशी में भी एल्यूवियल सॉइल थी, प्रयागराज वाले इलाके में भी एल्यूवियल सॉइल थी। लेकिन एक खास बात जो मगध को और एडवांटेज देती थी वो था झारखंड वाला इलाका। ये जो झारखंड वाला इलाका है, इट इज रिच इन मिनरल्स। आज भी आप जानते हो इस बात को कि झारखंड की जमीन के नीचे इतने मिनरल्स हैं जितने शायद भारत में और कहीं नहीं। बाकी राहुल सर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि ज़्यादा मिनरल्स कहाँ हैं, पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और ईस्टर्न मध्य प्रदेश ये मिनरल रिच इलाके हैं भारत के। और इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड सबसे ज़्यादा रिच है।
तो अब आप ये सोचो कि अब तक तो बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, तो उस जमाने में झारखंड कितना रिच रहा होगा मिनरल में। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे लोहा मिलता था। लोहे का बहुत उपयोग था उस जमाने में। लोहे के हथियार बनते थे, लोहे के रथ बनते थे, लोहे के औजार बनते थे। तो लोहा जिसके पास है वो ज्यादा हथियार बना सकता है, और दूसरों को लोहा बेच भी सकता है, उससे अर्निंग भी कर सकता है। खेती बाड़ी तो अच्छी हो ही रही है यहाँ पे, साथ ही मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो उन मिनरल्स से खुद के लिए भी टूल्स वेपन्स बना सकते हैं, और बचे हुए मिनरल को बेच के और ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज जियोग्राफिकली मगध के पास में था। दूसरा, आर्थिक, इकोनॉमिकल, लार्ज सरप्लस एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं खेती बहुत अच्छी करता हूं तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी मेरे पास इतना अनाज होगा जो बच जाएगा। इस बचे हुए अनाज का मैं क्या करूंगा? उन महाजनपदों के साथ में व्यापार करके उनको दूंगा जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी खेती बाड़ी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छेदी महाजनपद को ले लें, जो बुंदेलखंड के इलाके में फैला हुआ है, खेती होती है वहाँ पे लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। तो हो सकता है कि छेदी जैसे महाजनपद, या गांधार जैसे महाजनपद, या कंबोज जैसे महाजनपद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती थी, उनको ये लोग अनाज सप्लाई करते थे, और बदले में वो लोग इनको गोल्ड, सिल्वर या दूसरे फॉर्म में पे करते थे। इस जमाने में तो आते आते करेंसी भी आ गई थी। तो इस तरह से मगध ने व्यापार व्यवसाय करके बहुत पैसा कमाया, क्योंकि खेती बहुत अच्छी होती थी, खनिज भी उनके पास थे। तो व्यापार किया, व्यापार किया तो पैसा कमाया। अब देखो, जिस देश के पास में पैसा होता है वो देश अपनी मजबूत आर्मी बना सकता है। आपने कभी देखा है पाकिस्तान को छोड़ के कि देश गरीब है, आर्मी बहुत मजबूत है? हालांकि पाकिस्तान की आर्मी भी कितनी मजबूत है वो भी अपन ने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी बड़ी तो है, चलो मजबूत होनी हो पर आर्मी बड़ी तो है उसकी। और वैसे भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अपन मान लेते कि पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है और देश कमजोर है, लेकिन एक्सेप्शन है वो, और वो कमजोर भी अभी अभी हुआ है, शुरू से कमजोर नहीं था। नाइन सन 2000 के बाद उसकी कमजोरी बढ़ी है, पहले वो ताकतवर ही था। तो अदरवाइज आपको दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है पर उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो। सारी स्ट्रांग आर्मी वाली कंट्रीज इकोनॉमिकली भी अच्छी है, तभी उनकी आर्मी स्ट्रांग है। तो मगध की इकोनॉमी अच्छी थी तो ये बात तय थी कि उनकी आर्मी भी स्ट्रांग होनी ही थी। और जो आर्मी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे दूसरों के अगेंस्ट और टेरिटरीज ऑक्यूपाई करेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है सामाजिक। तो यहां पे लिखा हुआ है कि लिबरल सोसाइटी, मगध की समाज बड़ा लिबरल था, और इसकी पीछे प्रमुख वजह बौद्ध और जैन धर्म की है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का क्रैडल है मगध। ये जो मगध वाला इलाका है, मगध वाले इलाके में ही मगध वाले इलाके में ही गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला। गया में मिला ना गौतम बुद्ध को निर्माण, निर्माण क्या, सॉरी, निर्वाण मगध में है। लॉर्ड पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पे निर्वाण मिला, मगध में था। भगवान महावीर को भी मगध के आसपास वाले इलाके में ही निर्वाण मिला, हालांकि उनको वृज्जी वाले इलाके में निर्वाण मिला, कैवल्य मिला, लेकिन उनकी प्रीचिंग मगध में बहुत हुई। तो जितने भी महापुरुष थे वो या तो मगध में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, या उन्हें परम ज्ञान भी मगध की धरती पे ही मिला था, जिसकी वजह से ये जो सारे लोग थे इनकी टीचिंग्स का प्रभाव मगध पे बहुत हुआ। और इनकी टीचिंग्स में कास्ट का डिफरेंशिएशन नहीं था, जेंडर का डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंस नहीं था, डिफरेंशिएशन का तो अलग मतलब निकल जाएगा। तो ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, जेंडर में डिस्टिंग्विश नहीं करते थे। तो वो शिक्षा जब मगध के लोगों को मिली तो मगध के लोगों का जो समाज था, उनकी जो सोसाइटी थी वो बहुत खुले विचारों वाले समाज बन गया। वो एक लिबरल सोसाइटी बन गया, जिसकी वजह से कई योग्य राजा सिंहासन पे बैठ पाए। वरना तो यही होता कि एक खानदान में कैसा भी राजकुमार पैदा हो वही राजा बनेगा। पर क्योंकि लोग ओपन माइंडेड थे, इसीलिए लोगों ने ऐसे राजाओं तक को चुना अपने राजा के तौर पे जो ऊंचे परिवारों से भी नहीं आते थे। जैसे महापद्मानंद एक शूद्र परिवार से आते थे,
लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय लीडर्स ने उनके अंदर कैपेबिलिटी देखी और उनको अपना लीडर बनाया, और उनको अपना लीडर बना के मगध का विकास किया। तो वो लिबरलिज्म जो मगध की सोसाइटी में था वो कई दूसरे महाजनपदों के अंदर नहीं पहुंच पाया था। फिर अगला आता है मिलिट्री यूज ऑफ क्रिएटिव वेपन्स। देखो मैंने ये बात बोली आपको कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है आपके देश के पास, तो आपका देश निश्चित ही एक बड़ी सेना बनाएगा। दो वजह, पहली, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा बड़ी सेना बना सकते हो। दूसरी, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है तो उस पैसे को बचाने के लिए भी आपको एक बड़ी सेना बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मगध के पास बड़ी सेना थी और कुछ बहुत क्रिएटिव वेपन्स भी उन्होंने बनाए थे सॉरी, जिनकी वजह से मगध को सक्सेस मिली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बिशियस रूलर्स। जाहिर सी बात है कि जो रूलर्स के पास पैसा बहुत है, जिन रूलर्स के पास में आर्मी बहुत बड़ी है, वो सारे के सारे रूलर्स ज्यादा टेरिटरी जीतना चाहेंगे। अगर मैं एक रूलर हूं, मेरे पास पैसा भी बहुत है, मेरे पास आर्मी भी बहुत है, तो मैं उस आर्मी के साथ में बैठ के झाल मंजीरे थोड़ी बजाऊंगा। आर्मी को अगर मैंने युद्ध के लिए तैयार किया है तो उनसे युद्ध करवाऊंगा। अगर मुझ पे कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो मैं दूसरों के ऊपर आक्रमण करके उनको जीतना शुरू करूंगा। तो मगध के रूलर्स का एम्बिशियस होना बड़ा वाजिब था, स्वाभाविक था। और मगध के रूलर्स ने, कई रूलर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया मगध को एक्सपैंड करने में। और देखते ही देखते 2-4 जनरेशन आते आते मगध इतना एक्सपैंड हो गया, 100-150 साल में मगध ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया। क्यों? क्योंकि रूलर्स के पास बड़ी आर्मी और बहुत सारा पैसा था, तो वो एम्बिशन भी उनके अंदर हमेशा रहा था। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं मगध के राइज के, मगध के उत्कर्ष के। इसके बाद, क्योंकि अब अपने आप में थोड़ा बड़ा है मुद्दा, तो अगले लेक्चर में ही उसके बारे में बात करेंगे। 5-6 मिनट बचे हुए हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लो, और नहीं तो इजाज़त दो मुझे। अजय सोनभद्र, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप जवाब देना फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। अजय, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, कावेरी है, नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, वेन गंगा है, चंबल है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ये सब फीमेल्स हैं। जितनी भी नदियां हैं सारी देवी की तरह मानी जाती है। लेकिन भारत में दो ऐसी नद्य हैं जो पुरुष माने जाते हैं, जो मेल माने जाते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भारत में कौन से ऐसे दो रिवर्स हैं जो फीमेल नहीं माने जाते, मेल माने जाते हैं? प्लीज कमेंट में बताइए अगर किसी को पता हो तो। वैसे मैं किसी न किसी पुरानी क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता हो तो बताइए। दीप्ति ने बोला है ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही बात है। चलिए, नर्मदा नहीं, नर्मदा तो माँ नर्मदा है, नर्मदा तो देवी है, चिर कुमारी माँ नर्मदा। बिल्कुल सही, किसी ने जवाब दिया लेकिन मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाया, पर मैंने जवाब पढ़ लिया और वो जवाब बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र और सोन, ये दो ऐसे रिवर्स हैं भारत में जो मेल माने जाते हैं, फीमेल नहीं माने जाते। आप नाम से ही समझ में आ रहा है ना आपको, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्री नहीं है, ब्रह्मपुत्र है, तो पुत्र है तो मेल ही होगा। सिमिलरली एक और है रिवर जिसको बोलते हैं सोनभद्र। क्या बोलते हैं जिसको? सोनभद्र बोलते हैं। ये भी मेल माना जाता है। ये अमरकंटक से निकलता है सोनभद्र, और अमरकंटक से निकल के पटना के थोड़ा पहले, शायद दानापुर वगैरह के आसपास गंगा में मिल जाता है। ये पुरुष माना जाता है, इन स्त्री नहीं माना जाता, देवी नहीं माना जाता है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र भी पुरुष माना जाता है, स्त्री नहीं माना जाता। बाकी सारी नदियां स्त्री मानी जाती है। क्यों माने जाते हैं ये पुरुष? क्योंकि ये बहुत वाइड है। अगर आप सोनभद्र को भी देखोगे तो सोनभद्र की विड्थ बहुत ज्यादा है, और ब्रह्मपुत्र की विड्थ का तो कोई जवाब ही नहीं। आप जानते ही हैं, खासतौर पे जो लोग अगर आसाम से हैं वो तो बहुत बेहतर जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र की तो इतनी विड्थ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी चला दो उसके अंदर।
और बहुत वाइड है ब्रह्मपुत्र। मैंने तो नहीं देखा कभी अपनी लाइफ में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बहुत वाइड है। तो अपनी विड्थ की वजह से ये दो बड़े चौड़े नदे हैं। ये नदा है, ये नदी नहीं है। नदा नहीं बोलते उसको, नद्य बोलते हैं। शायद इंग्लिश में रिवलेट बोलते हैं उसको, रिवर नहीं बोलते। तो ये एक फैक्ट था जो कि आप याद रख लीजिएगा। और अब क्योंकि अभी भी 4 मिनट बचे हैं, राहुल सर और अखिल सर तो राहुल सर तो नहीं है, अखिल सर का आपने बताया कि वो क्लास नहीं ले रहे हैं। मिस्टर यूनिक यूनिक बोल रहे कि एसएसबी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब पूछ लो, अगर इतने कम समय में आंसर दे पाया तो। कृष्णा तो नदी है। कल छुट्टी है, कल विजयदशमी का दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास कल समाप्त होंगे। और कल विजयदशमी मनेगी, रावण की डेथ होगी एक बार फिर, राम जी की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। क्षत्रियों का बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है विजयदशमी। जैसे हम भी बाय कास्ट क्षत्रिय ही हैं, तो हमारे यहाँ विजयदशमी बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन विजयदशमी को थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। ज़्यादा महत्व होता है विजयदशमी का। नवमी की भी आप सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत महानवमी की बधाइयाँ। और कल विजयदशमी आने वाली, तो विजयदशमी की भी बधाइयाँ। शस्त्रों का और शास्त्रों का दोनों का पूजन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।